हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। जैसा कि हम नॉलेजिस्ट आपके कैब के एग्जाम्स के लिए स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस लेकर आए थे और ये क्लासेस हमारी नियर अबाउट 2 मंथ से रेगुलर चल रही हैं। तो डेली बेसिस पर ये आपकी 1 आवर की क्लास होती है जिसमें हम वो सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में आएगा आपके कैब के एग्जाम में। क्लियर। तो आप मेरी फ्रंट स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये क्लास हमारी आज की 35th क्लास है। इसकी प्रीवियसली क्लासेस जितनी भी थी आप हमारे इस लिंक पर जाकर विजिट कर कर वहां से इसको वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो प्रीवियसली जो हमारी क्लास नंबर थी 34, तो इसमें मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट करवाया था विच नेम्ड एज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या था? ये एक मैथमेटिकल मेथड होता है जो कि ऑपरेशन रिसर्च में यूज किया जाता है। ओआर जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन रिसर्च। तो इसके बारे में मैंने आपको हमारी लास्ट क्लास में स्टार्ट करवाया था टॉपिक, जिसमें मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स करवाए थे, इंट्रोडक्शन हो गई थी, मॉडल्स करवा दिए थे। और ये जो फर्स्ट मेथड था हमारा ग्राफिक मेथड, इसको हमने कर लिया था हमारी प्रीवियसली क्लास में। तो ग्राफिकल मेथड तो मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन ग्राफिकल मेथड को कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता रही हूँ विद द एग्जाम्पल। हमने ग्राफिकल मेथड की थ्योरी कर ली थी हमारी लास्ट क्लास में, और आज हम क्या करेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपको एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन दिया जाए उसमें सिर्फ कह दें कि सिर्फ इसकी क्या है, इक्वेशन बनाकर बता दिखा दो, या फिर इसका जो ग्राफ अगर आपको बनाकर दिखाया गया तो कहेंगे कि क्रिटिकल रीजन कौन सा, इसको बताओ हमें। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक ओवरऑल सम कवर करेंगे प्रैक्टिकल करके, तो उसमें से जो भी चीजें आपको पूछी जाए, इसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ पर अलॉटेड होता है, तो आप उनको इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, तो मैं ग्राफिकल मेथड को यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, एक क्वेश्चन लिख रही हूँ आपका। देखिए हमें पता है कि ग्राफिकल मेथड में हमें ना सिर्फ दो ही चीजें कही जाती हैं, या तो आप किसी चीज को मिनिमाइज करो या फिर मैक्सिमाइज करो। मिनिमाइज करते हैं हम अपनी कॉस्ट और टाइम को, मैक्सिमाइज करते हैं हम अपनी प्रॉफिट्स को। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहे मिनिमाइज z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2। मिनिमाइज करिए z को, ये इक्वेशन दे दी। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस कौन सी हैं। हमने बताया था कंस्ट्रेंट्स लगती हैं आपकी, तो यहाँ पर वो कंस्ट्रेंट्स आपको दी गई हैं। सब्जेक्ट टू x प्लस x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 40, मतलब 40 ज्यादा बड़ा रहेगा। सेकंड है 3x1 प्लस x2, ये क्या है, ये बड़ा है, ये वाली इक्वेशन बड़ी रहेगी आपकी 30 से। थर्ड, देन हमारी थर्ड इक्वेशन कहती है 4x1 प्लस 3x2, और ये इक्वेशन बड़ी रहेगी और इक्वल टू रहेगी आपके 60 के। ये तीन आपके क्या दिए गए हैं, ये आपके दिए गए हैं कंस्ट्रेंट्स। और उसके साथ ही इन्होंने बता दिया कि जो x1 है और जो x2 है ये क्या बड़ा रहेगा जीरो से, मतलब इनकी जो भी वैल्यू निकल कर आएगी ये जीरो नहीं होगी या ना ही जीरो से छोटी हो सकती, मतलब माइनस में नहीं जाएगा। सही से नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख देती हूँ। हाँ जी, क्लियर। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट हमारे सॉल्यूशन को निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब मैंने इसके स्टेप्स लिखवाए थे कि हमें जो भी कंस्ट्रेंट्स दिए गए ना, तो हम इसको क्या इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। जो ये लेस देन मोर देन का साइन लगे इसको हम सबको चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस ऑल द इनइक्वालिटी। हम सारे इनइक्वालिटीज को रिप्लेस कर देते हैं। इनइक्वालिटी वाली जितनी भी आपकी कंस्ट्रेंट्स थी उनको रिप्लेस करेंगे बाय इक्वेशन। इक्वेशन या फिर इज इक्वल टू से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे कि पहली इक्वेशन है x1 प्लस 2x2, तो ये इज इक्वल टू लगेगा 40। डन। सेकेंड इक्वेशन 3x1 प्लस x2, और ये भी बनेगा इज इक्वल टू 30। एंड द थर्ड वन इज 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। तो हमने ये कर दिया। ओके, तीनों इक्वेशंस को हमने कन्वर्ट करके इज इक्वल टू में डन कर दिया। और यहाँ पर वो बताते हैं कि x डिवाइडेड विद a प्लस y डिवाइडेड विद v इज इक्वल टू 1। ये आपको मतलब याद करना है कि ग्राफिकल मेथड इस चीज के ऊपर बेसिक
लॉजिकली अप्लाइड होता है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हर एक इक्वेशन को, मेरी ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 40, वी गेट, जो इधर वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसको आप जो इधर लेफ्ट हैंड साइड को उस सारी चीजों से डिवाइड करेंगे जो राइट हैंड साइड दी गई है। तो जैसे मेरे राइट हैंड साइड में 40 लिखा है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजों को 40 के साथ आप डिवाइड दे देंगे। देखिए x1 डिवाइडेड विद 40 प्लस 2x2 डिवाइडेड विद 40, ये भी कर दिए, और 40 को 40 के साथ भी आपने यहाँ पर डिवाइड दे देना, मतलब सारी चीज को आपने 40 के साथ डिवाइड दे दिया। ये हो गया आपका। सेम इसी तरीके से मैं करूंगी नीचे वाला सेकंड, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय, अब इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में 30 है तो इसको 30 के साथ करना है, ये नहीं कि तीनों को 40 के साथ। जो हर एक इक्वेशन के हमारे राइट हैंड साइड वैल्यू लिखी होगी इज इक्वल टू के बाद वाली, उसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बाकी सारी इक्वेशन के साथ। 30 वी गेट, तो देखिए मैंने यहां पर करना 3x1 डिवाइड विद 30, यहां पर लिखती हूँ प्लस का निशान, x2 डिवाइड विद 30 और इज इक्वल टू 30 डिवाइड विद 30। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। देन उसके बाद मैं अपनी थर्ड इक्वेशन के ऊपर आती हूँ। सेम इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन को करेंगे डिवाइड इक्वेशन 3 बाय, अब इसको क्या करेंगे, अब 60 के साथ डिवाइड करेंगे, 60 के साथ वी गेट, यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, 4x1 डिवाइडेड विद 60 प्लस 3x2 डिवाइडेड विद 60 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड विद 60। इतना कर लिया हमने। चलिए, तो यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन मैसेज मी फ्रीली, कमेंट करिए आप, और इसके बाद में अब आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो भी हमारे कंस्ट्रेंट थी लेस देन और मोर देन वाली, इनको हमने चेंज करके इज इक्वल टू में लिख दिया। देन हर एक इक्वेशन की जो भी राइट हैंड साइड वैल्यू थी तो उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड दे दिया। ओके क्लियर। तो अब इसके बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहां पर मैं पेन चेंज करती हूँ। तो ये जो आपकी पहली इक्वेशन थी, तो ये x1 डिवाइड विद 40 रहेगा, प्लस ये कटिंग हो जाएगी, ये 1 पर और ये 2 पर, तो ये क्या बन गया हमारा, x2 डिवाइडेड विद 20, और 40 के साथ कटिंग हो गई, तो ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन। देन सेकंड इक्वेशन देखिए, सेम, ये 1 पर कटिंग होगी और ये 10 पर चला गया, तो ये आ गया हमारे पास x1 डिवाइडेड विद 10 प्लस, और ये रहेगा आपका x2 डिवाइड विद 30 इज इक्वल टू 30 के साथ कटिंग करके ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ओके क्लियर। और जो इक्वेशन नंबर 3 है मैं इसको यहां पर लिख रही हूं। तो नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन में आ गया, देखो 4 के टेबल में 60 कहां पर आता है, 4 के टेबल में 60 आता है आपका 15 पर, और 3 के टेबल पर 60 कहां पर आएगा, 20 पर। तो ये कटिंग होगी, मेरे बन गया x1 डिवाइडेड विद 15 प्लस x2 डिवाइडेड विद 20 इज इक्वल टू, और 1 की 1 के साथ कटिंग करके यहां पर आगे 1। तो ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 3। हाँ जी क्लियर। तो ये तीनों इक्वेशंस हमने लिख ली है। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन मैसेज मी। इसके बाद अब हम ग्राफ बनाने की तरफ पहुंचते हैं। क्लियर टू एवरीवन। ओके, चलिए अब आगे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आपको ग्राफ वहां पर बनाने के लिए तो कहा नहीं जाएगा, ग्राफ बनाकर दिया होगा, वहां पर आपको रिप्रेजेंट करना है कि कौन सी चीज क्या। तो ये होता हमारा x1, और ये वाली जो सीरीज, ये वाली जो होती है ये होता है x2, और यहाँ पर आता है हमारा स्टार्टिंग 0। क्लियर। तो देखिए जो हमारा पीछे था क्वेश्चन, तो यहाँ पर सारी आइटम्स क्या था, 10 20 30 40 ऐसी आ रही, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो भी डिस्टेंस बनाना है ये 10 20 का बना रही हूँ। अब डिस्टेंस यहाँ पर बना रही हूँ तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता, तो ये मत कहना कि हाँ भी इक्वल डिस्टेंस नहीं ले पाए। मैं ग्राफ की शीट्स दी जाए
और वैसे शीट्स हो तो डिफरेंस आता है बनाने में। चलिए अब देखिए जो मेरी इक्वेशन थी, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। पहली इक्वेशन थी हमारी x1/40 प्लस x2/20 इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x1/10 प्लस x2/30 इज इक्वल टू 1। और थर्ड इक्वेशन थी हमारी x1 डिवाइड विद 15 प्लस x2 डिवाइड विद 20 इज इक्वल टू 1। ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके क्लियर। ओके अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है x1 के ऊपर 40, तो x1 की मैंने कौन सी लाइन लेनी है, ये वाली 40 वाला। तो x1 के नीचे क्या है 40, तो मैंने x एक्सिस पर x1 पर ले लिया 40। 40 बार डाउट लगा दिया आपने। क्या हो गया, जस्ट वेट अ मिनट, पेन क्यों नहीं चल रहा आपका। हाँ जी सॉरी, वो थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गई थी। तो जैसे कि हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड की मैंने आपको इक्वेशन तो बनानी बता दी थी कि कैसी इक्वेशन बनाई जाती है। तो रही बात डायग्राम की, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम जो बनेगा ये आपका ग्राफ पेपर पर बनता है, जहाँ पर आपका x1 यहाँ पर होता है और x2 यहाँ पर होता है। मैंने क्या करना, अब मैंने जो भी तीनों इक्वेशंस बनाई थी उसको यहाँ पर क्या है फ्रेम करना है या फिर यहाँ पर शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके तीन इक्वेशंस लिख रही हूँ। द फर्स्ट वन इज x1 डिवाइडेड विद 40, और उसके बाद क्या था प्लस का निशान, और x2 डिवाइडेड विद 20 इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। देन सेकंड इक्वेशन इज x1 डिवाइडेड विद 10 प्लस x2 डिवाइडेड विद 30 इज इक्वल टू 1। तो सेकंड इक्वेशन। एंड द थर्ड वन इज x1 डिवाइडेड विद 15 प्लस x2 डिवाइडेड विद 20 इज इक्वल टू 1। तो ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब मैंने क्या करना, मैंने यहाँ पर हर एक इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है कि कैसे उसको दिखाया जाएगा। तो देखिए मोस्टली गैप 10-20 का है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए क्या है सिर्फ 10-20-30 इस तरीके से गैप लिया है। और यहाँ से भी लेंगे 10-20-30 40 एंड 50। तो x1 के नीचे है 40, तो x1 पर ये रहा मेरा x1, तो यहाँ पर 40 ये रहा, यहाँ पर इसको मार्क लगा दिया। और x2 के नीचे क्या है 20, तो x2 वाली लाइन ये रही, यहाँ पर इसको मार्क लगा दिया। इस लाइन को अब 40 के साथ मैंने अटैच कर देना इस तरीके से। जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो वो क्लियरली बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन से इधर उधर हो सकती है। देन सेकंड इक्वेशन में x1 के नीचे है 10, तो ये रहा 10 x1 का, और x2 के नीचे 30, और ये रहा 30। तो इस 30 को मैंने 10 के साथ मिला दिया। तो ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर लिख रही हूँ 1। और ये थी इक्वेशन नंबर 2 की ग्राफ, ये रही इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 में x1 के नीचे 15, तो 10 और 20 के यहाँ पर सेंटर में आएगा 15, तो 15 ये हो गया, और x2 का 20, और ये रहा इसका 20। तो इसको मैंने ले लिया इस तरीके से, और ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और तीनों को बता दिया। जो मेरी स्टार्टिंग वाली इन रियल वाली इक्वेशंस थी वो कौन सी थी, ये देखिए x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 40, देन 3x1 प्लस x2 इज मोर देन 30, और ये थी हमारी 4x1 प्लस 3x2 इज मोर देन 60। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशंस बनी है, तो समझिए ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, और ये मेरी तीसरी इक्वेशन है। तो तीन इक्वेशंस होगी। अब यहाँ पर हमने क्या निकालना है, अब हमने यहाँ पर अपना फिजिबल रीजन निकालना है। फिजिबल रीजन कैसे निकाला जाता है, जो कि है ये कि x1 और x2 क्या है छोटे रहेंगे और ये 40 बड़ा रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका क्या है, अगर साइन क्या है, इक्वेशन क्या है छोटी है और राइट हैंड साइड बड़ी है, तो ये जो आएगा ये इधर को आपके इनके एरो करेंगे आप, मतलब इस तरफ क्या है आपका रीजन आएगा।
पहली इक्वेशन के ऊपर लिख दिया मैंने। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 देखिए। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है कि ये वाली इक्वेशन बड़ी है इन कंपैरिजन टू 30। तो ये वाली इक्वेशन जो है मेरी, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया कि ये इधर को जाएगी। इसका जो रहेगा वो इनवर्ड रहेगा एरो, जहां पर आपकी इक्वेशन छोटी रहेगी, और जहां पर आपकी इक्वेशन बड़ी है तो उसका एरो आउटवर्ड रहेगा, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। सेम इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 भी इक्वेशन बड़ी है तो इसका एरो भी बाहर की तरफ आ रहा है लाइक दिस। तो जहां पर ये दोनों एरो आपस में क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला सारा एरिया मेरा कौन सा रहता है, क्रिटिकल रीजन। तो यहां पर मैं फिलिंग कर देती हूँ, यहां से लेकर यहां तक। जहां पर दोनों इनवर्ड और आउटवर्ड आपस में इंटरसेक्ट करेगा, वो वाला रीजन हमारा कहलाता है क्रिटिकल फिजिबल रीजन। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारा फिजिबल रीजन। हाँ जी, क्लियर। तो हमने निकाल लिया हमारा फिजिबल रीजन। अब ये फिजिबल रीजन कैसे आ रहे हैं, एक तो आ रहा है हमारे इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे पास इसको मैं नाम देती हूँ, जैसे कि ये है आपका ए बी, देन दिस वन इज द सी, और ये रहेगा आपका डी। तो यहाँ पर मेरे पास ए बी सी डी आ गया, ए बी सी और डी। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो ए पर देखिए क्या आएगा, ए आ रहा है यहाँ पर, सबसे पहले ए यहाँ पर है 15 पर, तो ये आएगा मेरा 15 पर, और नेक्स्ट इज 0, 15 और 0, ठीक है। बी देखिए मेरा क्या आएगा, बी है यहां पर मेरा 40, तो ये 40 हो गया पहला, 40 और 0। और जो सी और डी है आपका, ये रहा ये वाला इक्वेशन नंबर 2 और 3 के साथ, सॉरी, जो आपका सी है ये है इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर सी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ बनकर आ रही है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन, ये जो सी है ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3, ये वाली। और इसी तरीके से अब मैं सी की वैल्यू निकालूंगी। सी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 और 3 को उतार लेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x1 डिवाइडेड विद 40, ओरिजिनल वाली ये रही आपकी x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। देन हमारी है थर्ड इक्वेशन है 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 16। अब मैंने यहां पर एक चीज को क्या है कॉमन बनाना, तो मैंने इस वाली पूरी अब दो आ गई आपके पास इक्वेशंस। अब दोनों इक्वेशंस में से आप किसी एक इक्वेशन को सेम बनाएंगे, या तो एक्स एक्स सेम बना लो, या तो x1 सेम बना लो, या तो x2 सेम बना लो। तो यहां पर जैसे कि देखिए मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, और इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, ये तो 1 के साथ। तो ये आ गया आपका 4x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 40, और यहाँ पर आएगा 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। माइनस 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 इनका हो गया कटिंग, 8 में से 3 गए तो ये आ गया आपका 5x2, और 40 में से 60 गए ये आ गया 20। तो x2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड विद 5, तो ये आ गया 4। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, सॉरी ये है आपका x1, ये आ गई वैल्यू 4, और इसी के साथ आप क्या टोटल क्या है 20। और इसको यहाँ पर आप अगर पुट करते हैं, अगर एक वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो दूसरी वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो जैसे कि x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40 है, तो मैंने x1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40, 2 4 द 8,
हाँ जी, तो ये माइनस का हो जाएगा उधर जाकर, ऐसे नहीं, रुकिए 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 रुकिए, तो x2 की वैल्यू 4 आएगी और इसके साथ क्या इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 18 का। आप किसी इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, तो c की वैल्यू आएगी आपकी 4 एंड 18। इसी तरीके से जो डी पोर्शन है आपका, ये वाला डी, ये बन रहा आपकी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो d इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को उतार लेना है, जैसे कि देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30 एंड इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। मैंने x2 सेम बनाने के लिए ऊपर वाली चीज को 3 के साथ मल्टीप्लाई दे देना, तो नई इक्वेशन आपकी बनकर आएगी 9x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 90, और ये वाली ऐसी रह जाएगी 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कटिंग हो गया 9 के साथ, ये गया, डेट इज ये कितना आ गया, हाँ जी आपका 5x1, और ये 90 में से 60 चला गया, तो ये कितना बचा 30। तो x1 इज इक्वल टू 30 डिवाइड विद 5, तो ये आ गया आपका 6। तो d की फर्स्ट वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 6, और अगर इसी के साथ अगर आप दूसरे को पुट करते हो, टोटल है इनका 18, तो 6 में से 18 में से जाएगा, तो ये आएगी नेक्स्ट वैल्यू आपके पास, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 12। तो इस तरीके से आपने ए बी सी डी सब की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ ए बी सी और डी। देखिए ए है हमारे पास 15 एंड 0, बी है हमारे पास 40 एंड 0, सी है आपके पास 4 एंड 18 एंड डी इज इक्वल टू 6 और 12। ये हो गया। अब मैंने जो z वाली इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में दी थी, आप वहां पर इसको पुट करेंगे। मेरे पास इक्वेशन क्या थी, z वाली देखिए, कह रहे कि z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2। 20x1 और 10x2 है आपका z की वैल्यू। तो यहां पर मैंने पुट करना है, अब लिखूंगी z एट a के साथ, z एट b, z एट c एंड z एट d। अब यहां पर आपने क्या है, सब में इक्वेशंस पुट कर देनी है। तो 20 मल्टीप्लाई x1 कितना है 15, प्लस और 10 मल्टीप्लाई 0, तो ये 20 को 15 के साथ किया आपने, तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करके 300, ठीक है। देन इसी तरीके से आप करेंगे यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई विद 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई विद 0, ये आएगा आपके पास 800। और नेक्स्ट करेंगे 20 मल्टीप्लाई विद 4 और 18 है आपका यहाँ पर, और x2 है 10 मल्टीप्लाई विद 18, इसको सॉल्व करके आ गया आपका 260। और नेक्स्ट इज 20 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई विद 12, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 240। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमें कहा गया था मिनिमाइज, तो इसमें से सबसे छोटा वाला आंसर क्या है 300, 800, 260 एंड 240, ये वाला। तो ये वाला क्या आएगा हमारा बेस्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही है आपकी वैल्यू सबसे मिनिमम आ रही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू अकर्स एट डी, जहां पर आपका क्या है 6 और 12। तो x1 है आपका 6 और आपका x2 है आपका 12, ठीक है, और z की वैल्यू क्या आ रही है 240। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हिंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 6 एंड x2 इज इक्वल टू 12 आंसर। इस तरीके से क्या है आपका जो ग्राफ का क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन। जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था कि कैसे आपने एक इक्वेशन लेकर आपने ग्राफ का एक सम सॉल्व करना है, और ये रहा। तो यहाँ पर जो अभी हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए ना, आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये रही आपके क्वेश्चन के इक्वेशंस बनाकर यहाँ पर इन्होंने दिया है।
तो इस तरीके से क्या है, आपके अलग अलग तरह के आ जाएंगे। तो आपका जो यहाँ पर फिजिबल सोल्यूशन आएगा, तो ये वाला इस तरीके से आएगा, ये इधर को भी जा रहा है और इधर को भी आ रहा है। हाँ जी, क्लियर? ओके। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट मेथड था, डेट इज अ ग्राफिकल मेथड, ये खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। मेन दो ही फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, मेथड सॉरी। द फर्स्ट वन इज अ ग्राफिकल मेथड एंड द सेकंड वन इज अ सिंप्लेक्स मेथड। अब देखिए सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, इसको हम यहां पर पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, सबसे पहले कि ये क्या है, ये भी एक क्या है आपका मैथमेटिकल प्रोसीजर है। ये क्या है, मैथमेटिकल मेथड है आपका, जिसको आप यूज करते हो लीनियर प्रोग्रामिंग के सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यूज टू सॉल्व एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इसको क्यों यूज किया जाता है, जब आप चाहते हो कि मैं या तो अपने में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं, या फिर मैं क्या करूं, अपनी जो कॉस्ट है उसको क्या कर पाऊं, मिनिमाइज कर सकूं। और यहाँ पर जो भी आपके पास पाबंदियां वगैरह होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स हैं। हाँ जी, क्लियर। अब इसको सिंप्लेक्स मेथड जो है आपका, इसको यूज कब किया जाता है, देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट, जब आपके पास जो वेरिएबल्स है ये दो से ज्यादा हो, मतलब मोर देन टू वेरिएबल्स हो। और जहां पर आपका ग्राफिकल मेथड नहीं लग पाएगा, वहां पर मतलब आप क्या लगा देंगे, सिंप्लेक्स मेथड। हाँ जी, क्लियर। तो सिंप्लेक्स मेथड का सबसे नॉर्मल सा मीनिंग मैथमेटिकल मेथड हो है ये, जो कि आप एलएलपी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं। इससे या तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, या तो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जो मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर आपके लगते हैं, और ये वहां यूज किया जाएगा जहां पर आपके जो वेरिएबल्स हैं ये दो से ज्यादा हैं, और वहां पर ग्राफिकल मेथड आपका अप्लाई नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर। तो चलिए सिंप्लेक्स मेथड के हम सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। स्टेप्स ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। सबसे पहले तो अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। स्टेप वन इज फॉर्मुलेट द एलपीपी। आप क्या करेंगे, अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन को पढ़कर हमारा एक निकालना है, क्या आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कि मिनिमाइज करना चाहते हैं, और अपने कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे। एग्जांपल की तरह आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आपके पास है मैक्सिमाइज जेड, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था मिनिमाइज का 3x1 प्लस 5x2, और यहाँ पर दे दिया गया कंस्ट्रेंट्स हैं जिसको आप लिखते हैं सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट टू लिखकर आगे लिख दिए कंस्ट्रेंट्स x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 4। नेक्स्ट आ गया 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 6, और बता दिया यहाँ पर कि x1 की वैल्यू और x2 की जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी आनी चाहिए। डन। तो इस तरीके से सबसे पहले आप स्टेप करेंगे अपने एलएलपी की जो प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट। देन सेकंड स्टेप इज, अब इन इक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने ग्राफिकल मेथड में किया था। कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशंस।
अब उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि देखिए, इज इक्वल टू हटा दिया मैंने, यहां पर लिखूंगी x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4। देन थर्ड सेकंड लिखूंगी 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 6। हाँ जी, क्लियर। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब जब आपने इसको इज इक्वल टू में लिखा ना, तो यहाँ पर आप एक डमी ऐड करेंगे जिसको आप स्लैक कहते हैं। डेट मीन्स आप स्लैक वेरिएबल को ऐड करें प्लस s1, और यहाँ पर करेंगे प्लस x2, सो डैट आप उसको इज इक्वल टू ये जो था उसको आप सेट कर पाओ। थर्ड वन इज अ प्रिपेयर इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। अब यहाँ पर हम अपना सिंप्लेक्स टेबल प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। तो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में आपने जब प्रिपेयर करना, आपने कौन सी चीजों को जरूर से इंक्लूड करना है। यहां पर हम अपने वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हैं, जो कि है हमारा x1, x2, s1 एंड s2, ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। देन इसमें हम अपने कोफिशिएंट्स को इंक्लूड करते हैं, और इसमें हम हमारी RHS वैल्यू जो होती है उसको भी लिखते हैं, इंक्लूड करते हैं। हाँ जी, क्लियर। ओके, अब फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, यहां पर मैं लिख के बता रही हूं आपको। स्टेप नंबर 4 हमारा, अब हमने अपना एंटरिंग वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द, अभी तो आप लिखकर समझ रहे हो, कल को जब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। आइडेंटिफाई द एंटरिंग वेरिएबल। अब मैंने अपना एंटरिंग जो वेरिएबल है इसको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे, इंडिकेटर रो को चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक द इंडिकेटर रो। अब इंडिकेटर रो कौन से होते हैं, जैसे CJ माइनस ZJ। तो इसमें क्या करना है, हमने पॉजिटिव वाली वैल्यूज को एंटर कर लेना है, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू एंटर्स फॉर मैक्सिमाइजेशन के लिए आप पॉजिटिव वाली वैल्यूज को एंटर करते हो, और इससे जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो फुलफिल होता है। दिस इंक्रीजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है। हाँ जी, क्लियर। तो ये रहे हमारे फर्स्ट 4 स्टेप्स जो कि आपने यूज करने हैं जब आप सिंप्लेक्स मेथड को लिखेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए, अब इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 5 देखिए क्या आएगा। स्टेप 5 में लिखते हैं यहां पर हम, अब हम अपना जो लीविंग वेरिएबल है जो छोड़कर जा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई द लीविंग वेरिएबल। लीविंग वेरिएबल को क्या करेंगे, हम मिनिमम रेशियो टेस्ट यूज करते हैं। यहां पर यूज मिनिमम रेशियो टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, हम RHS जो होता है हमारा उसको डिवाइड दे देते हैं। पॉजिटिव कोफिशिएंट्स जो होते हैं हमारे, पॉजिटिव कोफिशिएंट्स ऑफ एंटरिंग वैल्यू, जो भी हमारी एंटरिंग वैल्यू पॉजिटिव वाली रहती है उसको हमने RHS के साथ डिवाइड दे दिया, और हमारे पास क्या निकल कर आ गया, लोएस्ट वाली पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और उसको हम लीव करवा देंगे। ये हो जाएगा हमारा लीविंग वेरिएबल। हाँ जी, डन। चलिए, देन स्टेप 6 हमारा क्या कहता है, अब हमने पाइवट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करेंगे, हम अपना परफॉर्म करेंगे अपना पाइवट ऑपरेशन। अब ये जो पाइवट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, हम सबसे पहले
एक पाइवट क्रिएट करते हैं, ठीक है, मेक पाइवट जो कि आपका 1 के बराबर होता है, और इसको कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को कन्वर्ट द कॉलम इनटू अ यूनिट, उस यूनिट में आप कन्वर्ट करेंगे यूनिट वेक्टर में बाय रो ऑपरेशन। पाइवट क्रिएट करेंगे जो कि आपका 1 के बराबर होता है, और उसको क्या है, आप कॉलम को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे रो ऑपरेशन में। देन उसके बाद स्टेप 7 करेंगे आप परफॉर्म, जहां आपने एक नया सिंप्लेक्स टेबल बना लेना है, मेक न्यू सिंप्लेक्स टेबल। कैसे बनता है, कैलकुलेट करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे आप ZJ एंड CJ को, ZJ एंड CJ माइनस ZJ। देन स्टेप 4, अब हम अपनी ऑप्टिमैलिटी को चेक कर लेते हैं यहां पर। और लास्ट स्टेप इज, आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर। तो इसी के साथ हमारे सिंप्लेक्स मेथड के जो भी स्टेप्स थे ये आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अब ये यहाँ से जो सिंप्लेक्स मेथड का थोड़ा सा फिर से ओवरव्यू, और यहाँ पर मैं आपको इसके सम को परफॉर्म कैसे किया जाता है वो आपको बताऊंगी। तो वही जो मैंने आपको स्टेप्स करवाए वो यहाँ पर उन्होंने स्टेप्स लिख दिए हैं सारे। ओके, क्लियर टू एवरीवन। तो चलिए हम मिलते हैं हमारी कल की क्लास में, जहां पर मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड का एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, और आगे हम फर्दर अपने टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं हमारी कल की क्लास में।